हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजय सर मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का जो अगला चैप्टर हम पढ़ रहे थे वैद्युत विभव एवं धारिता, उसका पार्ट 2 है। इसमें पूरा का पूरा जो भी चैप्टर है वो समराइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो भी इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो डेरिवेशन है इंपोर्टेंट्स, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि धारिता क्या होती है। तो किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है कि यदि हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो किसी संधारित्र को आवेशित करने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही हम धारिता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फेरड। ठीक है, ये इसका ऐसे ही मात्रक होता है। और जो हमारी धारिता होती है उसकी विमा होती है। विमा अगर हमें निकालती है तो Q की विमा निकाल लेंगे और V की विमा निकाल लेंगे। Q की विमा होती है AT और V की विमा होती है ML2T-3A-1। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता की जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी M-1 L-2 A-A+4 और T+4A2। ये हमारे संधारित्र की विमा, वो धारिता की विमा होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम विमा को निकाल सकते हैं अगर हमें Q और V की विमा पता हो तो धारिता में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी। एक इसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो 1 फेरेड धारिता होती है ये बहुत बड़ा मात्रक होता है अपने आप में। मतलब अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर भी अगर हम गोली चालक ले लेते हैं उसकी भी धारिता नहीं होती है। अभी निकालेंगे भी हम पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। तो 1 फेरेड धारिता अगर पूछी जाए तो किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें जो विभव आ जाता है, उसके विभव में जो भी वृद्धि हो जाती है, उसी को हम 1 फेरेड धारिता कहते हैं। अगर पूछी जाती है तो ये समझ लो, आपको Q का मान भी 1 रख दिया जाए और V का मान भी 1 रख दिया जाए तो हमारे पास 1 फेरेड धारिता हमें मिल जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा सरलता से आपको लिखना है तो आप ये लिख लो कि जब आवेश किसी संधारित्र में जो स्टोर, देखो संधारित्र होता क्या है, ये आवेश को स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब रखता है अपने अंदर, और उससे जब हमें ऊर्जा लेनी होती है तो वो एक साथ दे देता है। ठीक है, जैसे अपना कैपेसिटर होता है जो अपने फैन वगैरह में आपने देखा होगा, जो पंखे चलते हैं उनमें छोटा सा कंडेंसर लगा होता है, तो वो संधारित्र ही होता है एक तरह से। उसी की धारिता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी आवेश में 1 कूलम आवेश दे दें, वो संधारित्र में 1 कूलम आवेश दे दें और 1 वोल्ट उसका विभव हो जाए तो उसी को हम कहेंगे कि 1 फेराड धारिता हमारी हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में संधारित्र क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 समान लेकिन विपरीत प्रकृति की आवेश होते हैं, माइनस और एक तरफ प्लस। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है जैसे अगर ये हमारा एक बुक है तो ये एक प्लेट होगी, एक प्लेट ऐसे होगी, तो 2 प्लेटें हैं। ठीक है, एक पे प्लस और एक पे माइनस। तो संधारित्र में जो कुल आवेश होता है वो कुल आवेश 0 होता है। तो संधारित्र का कुल आवेश अगर पूछा जाए तो इसमें कुल आवेश 0 होता है। तो अगर 2 विपरीत प्रकृति की प्लेटें की ऐसी व्यवस्था हमें मिलेगी उसी को हम संधारित्र कहेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो फिगर बना देना, थोड़ा सा लिख देना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है तो संधारित्र बन जाता है। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जो हमने देखो तो धारिता पढ़ी, उसमें एक चीज और ध्यान रखना साथ में ही कि जो धारिता होती है वो आवेश और विभव दोनों के मान पर ही निर्भर नहीं करती। वो भले ही C इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, Q अपॉन V पढ़ा, लेकिन ना तो वो आवेश पे निर्भर करेगी और ना ही वो विभव पे, क्योंकि C एक कांस्टेंट होता है। जैसे R बराबर होता है V अपॉन I, ऐसे ही R ना V पे निर्भर करेगा और ना I पर। इसी तरह से यहाँ पे भी धारिता जो होगी वो Q और V, आवेश और विभव दोनों पर ही निर्भर नहीं करती। अगला टॉपिक अपना वो है गोली चालक की धारिता क्या होती है। तो गोली चालक के कारण, जो ये गोला है, गोले के कारण, तो गोले पर विभव कितना आएगा, विभव जो आएगा गोले का विभव वो होता है 1 अपॉन या Q अपॉन R इसकी त्रिज्या है और इस पर वितरित आवेश है वो Q है। तो हमने धारिता क्या पढ़ी है, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन B, तो यह आ जाए Q अपॉन Q अपॉन R। ठीक है, तो Q से Q कट जाएगा, तो C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 R अपॉन K।
ये आर ऊपर पहुंच जाएगा। और के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आ जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C इक्वल टू आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट आर। अगर गोली चालक की धारिता पूछी जाती है तो गोली चालक की धारिता ये होती है। अब देखो इसमें एक चीज और, अगर किसी माध्यम में इस गोले को ले जाकर रख दिया जाए किसी माध्यम में, और उस माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम में डुबोने पर, और परावैद्युतांक माध्यम का जो दिया है वो दिया जाए हमें कि परावैद्युतांक K है, तो धारिता क्या आ जाएगी? तो धारिता C बराबर हमारी हो जाती है C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। मतलब जो वायु में धारिता है उस धारिता की K गुनी हो जाती है अगर हम इस चालक को किसी माध्यम में लेके जाते हैं। अगर ये पूछा जाए तो गोली चालक की धारिता किस पे निर्भर करती है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू K एंड C इज प्रोपोर्शनल टू R। मतलब चालक की धारिता और माध्यम पे निर्भर करती है, बाकी किसी और चीज पर चालक की धारिता निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन हमें ये पूछा जाए कि क्या हम 1 फैराड धारिता वाले संधारित्र को कमरे में रख सकते हैं या रख पाना संभव है कि नहीं है, तो ये है कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर का चालक ले लें उसको भी, तब भी वो जो धारिता होगी वो 1 फैराड के बराबर नहीं होती, उससे कम होती है, तो उसको हम कमरे में रख नहीं सकते। पृथ्वी को कमरे में रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जा सकता, तो इसको भी नहीं रख पाएंगे। तो अगर कभी पृथ्वी की धारिता पूछी जाए, पृथ्वी की धारिता क्या होती है और कैसे निकालें, तो पृथ्वी की धारिता अगर हमें निकालनी है तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? पृथ्वी की त्रिज्या हम मानते हैं 6400 किलोमीटर, और इस किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 6400 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, और पृथ्वी की ये त्रिज्या है। ठीक है, और हमें C इक्वल टू पता है कि ये होती है 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसका मान क्या होगा? 1/9 गुणा 10⁻⁹, और R की वैल्यू है 6400 गुणा 10⁻³ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये धारिता हमें लगभग C इक्वल टू 711 गुणा 10⁻⁻6 फैराड प्राप्त होती है। इसको हम 711 माइक्रो फैराड भी कह सकते हैं, जो कि 1 फैराड से बहुत बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी गोली चालक, किसी भी चालक को 1 फैराड धारिता वाले चालक को हम कमरे में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ही, ये दोनों क्वेश्चन भी। तो और पृथ्वी की धारिता जैसे भले ही इतनी है, ये हम निकाल पा रहे हैं जो त्रिज्या मानी जाती है उसके हिसाब से, लेकिन पृथ्वी की धारिता जो सामान्यतः मानते हैं वो होती है अनंत। ठीक है, पृथ्वी की धारिता मानी जाती है अनंत। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या पृथ्वी का विभव कितना होगा, तो पृथ्वी पर का जो विभव या पूछा जाए तो V बराबर क्या होगा? Q/C, और C है इनफाइनाइट, तो पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य माना जाता है अगर कभी पूछा जाए तो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये दोनों चीजें आप नोट कर लो, आगे देखते हैं। देखो जो अगला जो टॉपिक अपना वो है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये बोर्ड में बहुत 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 बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये अच्छे से देखना। ठीक है, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी D है, इस प्लेट का जो क्षेत्रफल, इस तरह से प्लेट है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है एक का वो A है, और आवेश पृष्ठीय घनत्व जो दिया है इस पे जो वितरित है आवेश वो है Q/A। ठीक है, तो Q बराबर यहां से सिग्मा A आ जाएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक, अब इसमें देखो ध्यान से, हमें पता है कि किसी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है σ/ε0। तो इस जगह पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो इस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसके कारण भी इधर ही होगी। तो प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? कुल वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा E1 + E2। मान लो इस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है और इस वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है, लेकिन दोनों की दिशाएं सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगी, और एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता था वो होता था σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो जो E आएगा वो आ जाएगा σ/ε0। तो विभव कितना आ जाएगा? प्लेटों पर जो विभव आएगा वो V इक्वल टू आएगा E, तो E इक्वल टू होता है V/D। तो
तो V इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू डी और सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक, और अगर हमें ये पता चल जाए तो धारिता क्या होती है हमारी, धारिता C बराबर होती है Q अपॉन B। तो Q इक्वल टू क्या है, सिग्मा A अपॉन सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, C बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारे संधारित्र की धारिता हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी माध्यम, इनमें जो माध्यम भरा है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो बराबर K हो, तो C इक्वल टू आएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। हम ये भी कह सकते हैं कि जो C माध्यम होता है, मतलब माध्यम में किसी संधारित्र की धारिता बराबर K इंटू C वायु, वायु में धारिता की K गुनी होती है। अगर यहाँ पे हमसे ये पूछा जाए कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीजों पे निर्भर करती है, तो वो जिन चीजों पे निर्भर करती है, तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है C इज प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारी धारिता बढ़ जाएगी। एंड C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी। एंड C इज प्रोपोर्शनल टू K। अगर हम जो माध्यम भरा है उसमें माध्यम अगर हम बढ़ाएंगे, भरा हुआ माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे, तो प्लेट की धारिता, इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल करने की कोशिश की है इसे, तो आप इसको पहुंच करके ऐसा का ऐसे ही याद कर लो, रट लो, ये आने की पूरी संभावना है इस बार के बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। देखो तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब या तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछी जाएगी आपको, या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दोनों में से एक न एक बोर्ड में पूछा जाता है हर साल। ठीक है, लगभग हर पेपर में आता है इनमें से एक न एक। ये है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई का और K परावैद्युतांक वाले माध्यम का कोई प्लेट रख दी जाए या इस तरह की सतह रख दी जाए, तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन बनेगा। तो समझो ध्यान से कि इस वाली प्लेट, इस T चौड़ाई के लिए, तो T मोटाई की प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र जो आएगा, मान लेते हैं वो E1 है, वो क्या आएगा, देखो इतने में जो आएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, देखो इस बीच में पूरे के पूरे में इसमें क्या है, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। देखो इधर जीरो है, इधर दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कितना होता है, नियत, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें K मोटाई परावैद्युतांक आ गया, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा। ठीक है, शेष, अब देखो शेष भाग में बाद में निकालेंगे। अगर ये है तो ये क्या आएगा, V1 अपॉन T इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। तो V1 क्या आ जाएगा हमारे पास, विभव का मान इतने में सिग्मा T बट्टे एप्सिलॉन नॉट K। ये मान लो क्वेश्चन फर्स्ट आ गया अपने पास, V1 आ गया। अब शेष भाग में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा E2 वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा V2 अपॉन D माइनस टी। D माइनस टी क्यों, ये पूरी मोटाई D है, T हट गई तो D माइनस टी बची रह गई, और ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V2 बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम कुल विभव अगर निकालें तो कुल विभव कितना होगा, कुल विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2। तो V बराबर सिग्मा T अपॉन एप्सिलॉन नॉट K प्लस सिग्मा D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, ये आएगा T अपॉन K प्लस D माइनस T अप T, D माइनस T, सिर्फ इतना ही। तो ये हमारा विभव आ गया कुल। धारिता क्या होती है, वही धारिता बराबर C बराबर Q अपॉन V। अब देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, यहां पे अगर हम सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर क्या आएगा, सिग्मा A। तो यहां पे हम Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सिग्मा A, और बाकी की वैल्यू कितनी आई है वो रख दो V की, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस D माइनस T।
अब ध्यान से समझो, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा तो C इक्वल टू क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये संधारित्र की धारिता हो जाती है। और इसमें भी एक चीज और याद रखनी है कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि इसमें इसी तरह की T1 T2 T3 कई सारी प्लेटें रख दी जाएं और उनके सबके परावैद्युतांक अलग हों, तो वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn प्लस D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 Tn। ये हमारे प्लेट की धारिता आ जाएगी C बराबर, अगर कई सारी प्लेटें K1 K2 K3 अलग अलग माध्यम की और अलग अलग मोटाई की भर दी जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, अगर T मोटाई का कोई हम परावैद्युत भर दें तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लें। यूपी बोर्ड में पूरे चांस है, पूरी संभावना है इसके आने की। ठीक है, अगर मैं यहाँ सन लिखना स्टार्ट करूं तो जब से संधारित्र आया है तब से ये और इससे पहले वाला, इनमें से एक दो दोनों हर साल आते ही रहेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए इसे। देखो बच्चा, संधारित्र की धारिता पर आधारित कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आते हैं कि C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हमें A दे दिया जाएगा, D दे दिया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो धारिता आ जाएगी, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच वायु भरी है पहले, तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है। जिसकी धारिता 8 पिको फैरेड है, तो हमने C1 बराबर 8 पिको फैरेड लिख लेनी है पहले। या तो पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब पहले शुरुआत में दूरी D थी, उसकी हमने क्या कर दी, D2 आधी कर दी, और उनके बीच 6 परावैद्युतांक, पहले कोई था नहीं, अब K बराबर 6 भर दिया जाए, और जो क्षेत्रफल था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो C1 बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। ठीक है, D1 भी D है। और C2 बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इंटू K अपॉन D2। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू A और K की वैल्यू 6 और D की वैल्यू D/2। तो FC2 बराबर आ जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब हमें पूछिए धारिता क्या होगी। तो C1 अपॉन C2 बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बट्टे 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखो, D से D कट गया, A से A कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू आ गया 1/12, और C1 की वैल्यू दी है 8 पिको फैरेड अपॉन C2 इक्वल टू 1/12, तो C2 इक्वल टू आएगी 96 पिको फैरेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक, इजीली ऐसे क्वेश्चंस को। तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, अगला टॉपिक लेके है कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। अगर हम 2 संधारित्रों को या 3 संधारित्रों को एक साथ जोड़ेंगे तो या तो वो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे या वो समांतर क्रम में जुड़ेंगे, और इन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संधारित्र जो होगा तो इसमें तो आवेश का मान तीनों पे समान रहता है। ठीक है, Q Q और Q, ठीक, श्रेणी क्रम में। और बदल क्या जाता है, विभव। तो V1 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं V2 विभव, और इसका मान लेते हैं V3। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q अपॉन V, तो V बराबर क्या आएगा, यहां से Q अपॉन C आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम मान रखेंगे तो Q अपॉन C बराबर क्या आएगा, Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। ठीक है, ये तीनों जो आवेश हैं वो तो सेम रहेंगे, Q Q Q, तो Q से Q कट गया, तो 1/C आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारी तुल्य धारिता हो जाएगी श्रेणी क्रम संयोजन में। अगर कभी ये पूछा जाए जो रेशियो होगा V1 V2 और V3 का, वो होगा 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। से ऐसे समझ सकते हो कि जब V1 अपॉन V2 लिखेंगे तो वो C2 अपॉन C3 के इक्वल आएगा, सॉरी C2 अपॉन C1 के इक्वल आएगा। इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, वो श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात आती है कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में तीनों पे विभव समान रहता है, और जो बदलता है वो क्या है, आवेश। तो ये मान लेते हैं पहले पे Q1, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3 है।
तो Q इक्वल टू क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसी सूत्र से Q का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, CV। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, V से V कट गया, C इक्वल टू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये C नेट। तो समांतर क्रम में हमें क्या याद रखना है कि जितनी भी धारिताएं आएंगी वो जुड़ जाएंगी, और श्रेणी क्रम में जो धारिताएं आएंगी वो इस तरह से 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर यहाँ पे अनुपात पूछा जाए कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 क्या होगा, तो वो होता है हमारा C1 रेशियो C2 रेशियो C3, मतलब Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो एक मैं बेसिक सा क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में वो ले लेता हूं, बहुत टफ नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं तो वो लेते हैं। उसके बाद करेंगे कि कैसे हम संयोजन को पहचानेंगे कि कौन सा श्रेणी में है और कौन सा समांतर में है। तो वीडियो पॉज करके इन दोनों को लिख लो। बाई चांस यही आ जाए कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का एक्सप्लेन करिए, तो चित्र बना के आप ये सब लिख सकते हो। और इसमें हमें ये लिखना है कि Q जब श्रेणी क्रम में लिखेंगे तो ऐसे लिखना है कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है लेकिन सभी संधारित्रों का विभव अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में जो आवेश होते हैं उनका मान अलग अलग होता है और विभव का मान समान होता है। उसके बाद ये दोनों चीजें आप नोट कर सकते हो आराम से। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन ले लिए हैं कि P और Q के बीच में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि CPQ क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी इन दोनों के बीच में। ये है CAB क्या होगी कि A और B के बीच की तुल्य धारिता कितनी होगी। तो इसमें सारे के सारे संधारित्र एक माइक्रोफैरड के हैं। तो आप ध्यान से समझो, ये और ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में C नेट 1/C नेट बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो मान लेते हैं ये C नेट की जब हम क्या लिखते हैं, इसको C डैश लिख देते हैं, तो ये आएगा 1 + 1 + 1, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 हो जाएगा टोटल। तो ये इसका जैसे उल्टा करेंगे तो ये 1/3 माइक्रोफैरड धारिता आ जाएगी इन तीनों की। अब जब ये तीनों आ जाएंगे तो ये कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा संयोजन हमें इस तरह से। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, समांतर में। अब ये समांतर में आएंगे, ये है 1/3 माइक्रोफैरड और ये है 1 माइक्रोफैरड। तो C नेट हमारे पास क्या आएगा, C डैश प्लस C, तो C डैश प्लस 1, तो C डैश है 1/3 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। ये संधारित्र की धारिता आ जाएगी इसकी। अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो ये दोनों का में समांतर में है, तो इन दोनों को जोड़ के जो C नेट आएगी वो क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2। ये C1 मान लेते हैं, ये C2 है, तो ये कितनी आ गई 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किसमें आ जाएंगे, श्रेणी में। ये पूरा एक संधारित्र की तरह व्यवहार करेगा, एक से श्रेणी में आ जाएगा, तो इसको भी C डैश मान लेते हैं। तो 1/C नेट जो आएगा वो आएगा 1/C डैश प्लस इसको C3 कह रहे हैं 1/C3। तो 1/3 माइक्रोफैरड, 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3। तो C नेट आ जाएगा हमारे पास 3/2 माइक्रोफैरड। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बहुत आसान आते हैं और कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाने वाला है बोर्ड में जो आप कर ना पाओ। इजी आएंगे अगर आप पहचान सकते हो। ये समझ लो, जहां पे भी ऐसे अगर हमने चलना स्टार्ट किया, 2 रास्ते मिलेंगे तो समांतर क्रम शुरू, और जहां एक ही रास्ते पे चलते जा रहे हैं वो सब हमारे श्रेणी क्रम में कहलाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक अपना कि किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित की जा सकती है। तो जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो उसको आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो जो कार्य कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई किसी छोटे से आवेश को लेकर उस संधारित्र में रखेंगे तो हमने छोटा सा कार्य किया और वो कार्य होगा VdQ के बराबर, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन। और यहां समाकलन देखो, पहले आवेश कितना था 0, और हम कितने आवेश तक इसको वो किए चार्ज Q आवेश तक। तो हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V। तो V बराबर क्या आएगा, Q/C आ जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो dW बराबर क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा W। तो W बराबर आएगा 0 से Q/C dQ। अब C एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/C Q dQ। अब Q का हम अगर समाकलन करेंगे 0 से लेके Q के बीच में, तो W बराबर आएगा 1/C और 1 Q²
2, 0 से Q। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा Q स्क्वेयर अपॉन 2C। तो यहां से कार्य यही ऊर्जा होगी, तो U बराबर क्या आ जाएगा ये, तो U बराबर हम कह सकते हैं U बराबर आ गया Q स्क्वेयर अपॉन 2C। अब देखो Q स्क्वेयर अपॉन 2C अगर हम इस रिलेशन से V और C के अलग अलग, जैसे Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू लिख सकते हैं CV, और Q इक्वल टू CV लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास U इक्वल टू C स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन 2C, से कट जाएगा और U इक्वल टू आ जाएगा हाफ CV स्क्वेयर, एक ये बन जाएगा। अगर हम यहां पर QC हो गया CV हो गया, अगर हम Q और V को लिखना चाहें तो वो आ जाएगा हमारे पास हाफ Q इंटू V। तो ये हमारे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जो इसमें ऊर्जा संचित होती है वो होती है। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक से पूछे जाते हैं, इतने बेसिक कि आपको दोनों चीजें दे देंगे, जैसे विभव दे दिया, धारिता दे दी और ऊर्जा पूछ रहे हैं। तो हम जानते थे वो एक 12 माइक्रोफेरेड धारिता वाले, तो C बराबर 12 माइक्रोफेरेड दिया है। 12 माइक्रोफेरेड मतलब 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 फेरेड की एक संधारित्र को 50 वोल्ट तक V दे दिए, 50 वोल्ट तक बैटरी से, 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा तो U बराबर होती है हाफ CV स्क्वायर। तो 1/2 गुणा 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 C का मान, और V का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, तो 1/2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 2500, ठीक है, 25 छिंके 150 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल, इतनी ऊर्जा आ जाएगी संधारित्र में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, या हमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इस पूरे चैप्टर से अगर कोई मेरे से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और वो T मोटाई वाला, और तीसरा ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये बहुत बार आया है कि सिद्ध करो कि जो ऊर्जा घनत्व होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ऊर्जा घनत्व, गलती होगी मेरे से, कि अगर हम UD लिखना चाहेंगे तो UD बराबर होता है U अपॉन V, यहां पे V आयतन है और U ऊर्जा है। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहां से UD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया हाफ CV स्क्वायर और अगर संधारित्र का हम आयतन निकालें तो इसका क्षेत्रफल A होता है और बीच की दूरी D होती है, तो ये आ जाएगा A इंटू D। अब देखो 1/2 जो C है, यहां C बराबर जानते हैं हम क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहां पर अगर पुट करें तो UD बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू V स्क्वायर अपॉन D इंटू A इंटू D। ये वाली D इस C की है और ये D ये है, तो यहां A से A कट जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि UD इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा V अपॉन D का स्क्वायर। विभव और इनके बीच की दूरी, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो UD बराबर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व का अगर मात्रक पूछा जाए कभी तो जूल प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। तो जो अगला जो टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों के पुनर्वितरण में देखो, अगर कोई दो चालक हैं, मान लो पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरी की R2, पहले की जो धारिता है वो C1, दूसरे की C2, Q1 Q2 आवेश और V1 V2 उन पे विभव है अगर, तो अगर हम इन दोनों चालकों को जोड़ दें तो त्रिज्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा वो विभव पे और इनके आवेश पे पड़ेगा। तो आवेश Q1 डैश हो जाता है और विभव VCM मतलब उभयनिष्ठ। इन दोनों में आवेश का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के नियम से हम क्या कह सकते हैं, आवेश संरक्षण के नियम से Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो ये C1 V1 प्लस C2 V2, ये क्या आ जाएगा, देखो यहां पे C1 VCM, तो C1 VCM
प्लस C2VCm, तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू VCm अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो VCm बराबर क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा जो उभयनिष्ठ विभव जिसे हम बोलेंगे, अगर उभयनिष्ठ विभव पूछा जाए तो हमें ऐसे ही निकालना है, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करो। अगला जो चीज इसमें पूछी जाती है वो पूछा जाता है कि स्थानांतरित आवेश कितना होगा, जो इस समय जब हमने इसको जोड़ा तो आवेश कितना स्थानांतरित हुआ। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव का स्थानांतरित आवेश देखते हैं। पहले आवेश क्या था, अगर हम इस वाले को देखें तो इस पे Q1 था और बाद में कितना हो गया Q1 डैश। तो Q जो आएगा डेल्टा Q वो आएगा Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक है, Q1 हमारा क्या होगा C1V1 और Q1 डैश निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास Q1 डैश आएगा C1 एंड VCm। तो C1V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारा स्थानांतरित आवेश आता है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा Q की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके एलसीएम लेंगे यहाँ एक और नीचे C1 प्लस C2, तो वैल्यू आ जाती है C1 C2 एंड V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा स्थानांतरित आवेश आ जाएगा अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करके। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके स्थानांतरित आवेश पूछा जाए तो ये लिखना है आपको। तो इसको नोट करो स्पीड में या स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, एक चीज और इसमें पूछी जाती है कि जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में निकल रही है, तो वो ऊष्मा के रूप में निकलती है तो हीट लॉस कितना होता है जब हम ऐसा कुछ करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करो। मैं जब हम इन दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो ऊष्मी हानि क्या होगी, देखो अगर हम जोड़ने से पहले की ऊर्जा निकालेंगे तो इसकी हाफ C1V1, इसकी हाफ C2V2 स्क्वायर आ जाएगी, और जोड़ने के पश्चात जो विभव है वो कॉमन हो जाता है उभयनिष्ठ विभव। तो ये हाफ C1 VCm स्क्वायर, ये हाफ C2 VC स्क्वायर। तो जो ऊष्मी हानि होगी वो क्या आएगी, ये मान लो U1 है और ये U2 है, तो वो आएगी U1 माइनस U2। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा और इसका मान क्या होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो ऊष्मी हानि डेल्टा H आती है वो हमारी निकल के आएगी हाफ C1V1 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाए करेंगे तो ये सब आ जाएगी। ठीक है, एक सॉल्व कैसे करना है, इसका स्क्वायर खोल देना है, फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है, आप सॉल्व करना घर में बैठ के। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है हमें। जो भी संधारित्र में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने इसमें कवर कर दी है। आपने अगर वीडियो एंड तक, जब मैं बोल रहा हूं आपसे ये बात, तो आपने यहां तक देखी है वीडियो, तो आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी और बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, पहली वाली वीडियो देख लो तो विभव का भी नहीं छूटेगा, उससे पहले वैद्युत क्षेत्र की भी आ चुकी है, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए लगातार, अपना जो जुनून जोश है वो कम नहीं होने देना है, बने रहिए हमारे साथ और हम आपको वहां तक लेके जाएंगे जिससे आप अच्छी परसेंटेज जो भी आप लेना चाह रहे हो उससे और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो ऑल द बेस्ट।